हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूजा एंड वेलकम टू टीचिंग कंपटीशन। तो डिस्कस करेंगे सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन एग्जांपल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी इज। प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण है, कौन सा है? चार ऑप्शन दिए हुए देखते हैं। देखिए फर्स्ट है फंक्शनल फिक्स्डनेस, फोकसिंग ऑन ओनली द कन्वेंशनल फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब है क्रियात्मक अनम्यता। फंक्शनल फिक्स्डनेस, एक वस्तु के केवल परंपरागत कार्य पर ध्यान देना, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का केवल जो कन्वेंशनल फंक्शन है उसी पे ध्यान देना। ठीक। बी है रिस्पॉन्स सेट, गेटिंग स्टेप ऑन वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ प्रॉब्लम, मतलब प्रतिक्रिया निर्धारण, समस्या प्रस्तुतिकरण के एक ही आयाम में सीमित रहना, मतलब जो भी आप प्रॉब्लम को प्रस्तुत कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसका केवल एक ही पहलू देखना, ठीक है, उसी में सीमित रहना। सी कह रहा है मीन्स एंड एनालिसिस, इसमें क्या होता है डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम दे दी गई, आप उसको अच्छे तरीके से कब सॉल्व कर पाएंगे? जब किसी बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे सब गोल्स में उसको डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, इजीली प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। तो सी ऑप्शन यही कह रहा है कि मीन्स एंड एनालिसिस डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू नंबर ऑफ सब गोल्स, मतलब साधन साध्य विश्लेषण, समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना, किसी भी प्रॉब्लम को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित कर दीजिए आप। एंड डी है नॉट पेइंग एनी अटेंशन टू इवेल्युएटिंग द सॉल्यूशन, मतलब कोई आप ध्यान ही ना दी, जो होना है हमें होने दो बस। तो ये तो सही है नहीं, डी तो बिल्कुल कट गया और सी ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछा कौन सा प्रतिभाशाली समस्या समाधान रणनीति का उदाहरण है, तो प्रतिभाशाली समस्या समाधान की बात हो रही है। इट मीन्स किसी भी प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे भागों में विभाजित कर लीजिए, फिर इसको सॉल्यूशन मतलब सॉल्व कर लीजिए। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ टीचर कैन एड्रेस नीड्स ऑफ स्पेशली एबल्ड लर्नर्स। स्पेशली एबल्ड लर्नर की बात हो रही है यहाँ पे इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम बाय। देखिए एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबोधित कर सकता है। देखिए फर्स्ट है फॉलोइंग यूनिफॉर्म वेज ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को निर्देश देने के लिए एक रूप तरीकों का प्रयोग करना, मतलब जितने भी विद्यार्थी हैं सबको आप क्या दें? इंस्ट्रक्शन दें, ठीक है। बी कह रहा है गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपीइंग ऑफ आंसर्स फ्रॉम अदर ब्राइट स्टूडेंट्स, मतलब खूब ज्यादा सा आप होमवर्क दे दीजिए, बेटा जाओ घर से करके लाना। और इसमें कह रहा है कि उत्तरों को अन्य प्रतिभाशाली, मतलब जो भी गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन है, जो भी क्रिएटिव लर्नर है, तो उनमें से आप नकल कर लो, बस हो जाएगा आपका काम। ये चीज कह रहा है बी ऑप्शन। सी देखते हैं। सी है डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन एन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट्स लर्निंग स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, मतलब प्रत्येक विद्यार्थी के, जितने भी विद्यार्थी हैं सबकी बात हो रही है, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों, मतलब जो भी कुछ उसकी प्लस हैबिट्स होंगी, कुछ माइनस होंगी, मतलब कुछ उसमें खूबियां होंगी और कुछ बुराइयां भी होंगी, कमजोरियां होंगी, उसका आप विश्लेषण करिए, ठीक है। विश्लेषण के आधार पर जो भी आप विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना, मतलब डेवलप करिए आप क्या? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, उसी के आधार पर, उसमें कमियां हैं तो उसके आधार पर, या फिर उसमें जो भी खूबियां हैं उसके आधार पर। तो सी ऑप्शन काफी हद तक सही लग रहा है। डी देखते हैं एम्फेसाइजिंग अपॉन प्रैक्टिस एंड ड्रिल। अरे इसको तो बिल्कुल काटते हैं। देखिए हमें रटने पे बल बिल्कुल नहीं देना है, पेपर पेंसिल टेस्ट बिल्कुल नहीं कराना है, ठीक है, ये तो बिल्कुल हटाते हैं। पेपर पेंसिल टेस्ट से क्या होता है, बच्चे का ओवरऑल जो डेवलपमेंट होता है वो हमें पता नहीं चल पाता है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल हम हटा देंगे। पहला कर रहा है निर्देश देने के लिए, बिल्कुल इसको भी हटाएंगे। ये कह रहा है कि नकल करके बेटा आ जा, ये भी हटा देंगे। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जा रहा है, ठीक है। इसमें कह रहा है उसकी जो भी प्लस पॉइंट है, जो भी माइनस पॉइंट है, उसके आधार पर अधिगम उद्देश्यों को आप विकसित करें। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हाउ कैन स्टूडेंट्स डील विद चिल्ड्रेन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम। जो बच्चे नॉन अटेंटिव होते हैं, थोड़ा सा शैतान टाइप, ठीक है, पढ़ने में ध्यान ना दें, बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं।
देखिए, स्कोल्ड देम फ्रिक्वेंटली इन फ्रंट ऑफ द एंटायर क्लास, पूरी क्लास में उसे डांटो फटकारो, उसे नीचा दिखा दो। तो ये तो बात गलत हो गई, ऐसा हमें किसी बच्चे को नहीं करना, हमें डांटना है ही नहीं बच्चे को, ठीक है, प्यार से पढ़ाना है, अच्छे से दुलार करके। बी ऑप्शन है टॉक टू देम एंड फाइंड आउट रीजंस फॉर देयर डिसइंटरेस्ट, मतलब वो इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे, उनसे आप बात करिए, वो रीजन जानने की कोशिश करिए। तो ये काफी हद तक सही दिख रहा है। सी भी देख लेते हैं, गिव देम अ लॉट ऑफ वर्कशीट एज होमवर्क, उसको खूब ढेर सारा होमवर्क दे दो। ये भी कोई बात नहीं होती, बच्चे को हमें होमवर्क ढेर सारा नहीं देना है, ठीक है, और जो भी होमवर्क देना है वो ऐसा होमवर्क देना है कि उसकी जो डेली लाइफ है उससे रिलेटेड हो, ठीक। डी ऑप्शन पे चलते हैं, आस्क द चिल्ड्रन टू गो आउट ऑफ द क्लास, उससे कहें बेटा बाहर निकल जा। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है, हमें बच्चे को बाहर नहीं निकालना, बच्चे को पढ़ाना है, इसकी प्रॉब्लम समझनी है। सी भी हटा देते हैं क्योंकि इसमें होमवर्क की बात कह रहा है, ढेर सारा होमवर्क दे दें, ठीक है। ए में तो कह रहा है कि उसको मारो पीटो, हटा दिया। देखिए बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, उसकी प्रॉब्लम आप समझेंगे कि उसे इंटरेस्ट क्यों नहीं आखिर क्लास में, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसलिए करेक्ट हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच सजेस्ट दैट डैश इज क्रूशियल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, मतलब क्या सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है कंडीशनिंग, मतलब अनुबंधन, बी में कहा गया पनिशमेंट, एंड सी है रोट मेमोराइजेशन, मतलब ढेर सारा याद कर डालो, सब रट्टा मारो, एंड डी है प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, मतलब उसका जो प्रीवियस नॉलेज होता है लर्नर का, उसकी बात की गई है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देखिए बात की गई संरचनावादी उपागम, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट क्या बताते हैं, वो कहते हैं कि अपने आप बच्चा नॉलेज क्रिएट करे, कुछ कॉन्स्ट्रक्ट करे, ठीक है। तो बताता है कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है, ठीक है। किसी ज्ञान की अगर आपको संरचना, कुछ आप कंस्ट्रक्ट करेंगे नॉलेज, तो पहले का नॉलेज काम आएगा। आप कुछ भी नया बनाएंगे तो जो भी आप पहले सीख चुके हैं वो आपके काम में आएगा, बिल्कुल। तो डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करता है। देखिए फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, उसकी जो भी रुचि होती है एक विद्यार्थी की, एक स्टूडेंट की। सेकेंड है इमोशनल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, सांवेगिक स्वास्थ्य, इमोशनली वो कैसा है, ठीक है, तो उसकी इमोशनल हेल्थ भी काफी असर डालती है उसके लर्निंग पे। थर्ड देख लेते हैं पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज, तो जो भी शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियां हैं, कैसी रणनीतियां, कितने मतलब पास होती हैं फेल होती रणनीतियां जो अपनाई गई हैं, वो भी काफी हद तक इफेक्ट करती हैं बच्चे की लर्निंग पे। डी है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थी का सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, बिल्कुल ये भी इफेक्ट करेगा कहीं ना कहीं। आपका जो कल्चर है, आपकी सोसाइटी में अच्छे लोग रह रहे हैं तो इम्पैक्ट जो है वो अच्छा पड़ेगा बच्चे पे, ठीक है। गंदे लोग रह रहे हैं, गाली गलौज हो रही है आपकी सोसाइटी में, आपके मोहल्ले में, तो जो भी एक प्रभाव पड़ता है, एक इफेक्ट पड़ता है बच्चे पे, वो सही नहीं रहेगा, ठीक। तो काफी इफेक्ट पड़ता है इसका भी आपके कल्चर और सोशल का, ठीक है। तो इसमें तो चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं। देखते हैं ए में तो केवल सेकंड एंड थर्ड है, बी में फर्स्ट सेकंड थर्ड, सी ऑप्शन देखिए सी में दिया गया है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाता है करेक्ट, ओके। चलो मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए चिल्ड्रन कॉन्स्ट्रक्ट नई थ्योरीज अबाउट वेरियस फेनोमेनन, इन दिस बैकग्राउंड अ टीचर शुड, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं, इस पृष्ठभूमि में शिक्षक को क्या करना चाहिए। देखिए डिसमिस दीज आइडियाज दैट चिल्ड्रन हैव, जो भी बच्चे के आइडियाज हैं उसको हटाओ, खारिज करो, मतलब उस पर कोई ध्यान नहीं देना है, उसको गलत ठहरा देना है, ऐसा नहीं करना है, बच्चे को पहले समझना है, ठीक है, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। बी बच्चों के विचारों और सिद्धांतों को अनदेखा कर देना, अरे उसे इग्नोर नहीं करना है, बच्चे को समझना है। सी कह रहा है स्कोल्ड द चिल्ड्रन फॉर हैविंग दीज आइडियाज दैट इंटरफेयर विद हर टीचिंग, जो उसके टीचिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं उसके लिए आइडियाज जो भी बच्चे के, उसके लिए उसे डांटो, पनिशमेंट दो, तो ये भी सही नहीं है। डी कह रहा है चैलेंज दीज कॉन्सेप्शंस ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब उसे चैलेंज करिए आप, जो भी उसके कॉन्सेप्शंस हैं, जो भी उसने अवधारणाएं बना रखी हैं, थ्रू डायलॉग, संवाद के द्वारा, तो ये बिल्कुल सही है, वाद संवाद के द्वारा बातचीत करके बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। देखिए, डैश आर एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण पहलू है। देखिए, फर्स्ट है ड्रिल एंड रिपीटेटिव रिकॉल। हमें बार बार स्मरण या रट्टा लगाना या बार बार अभ्यास ये सब नहीं करना है। मैं 50 बार बता चुकी हूँ, इसको पहले काट देंगे। सेकंड है रिवार्ड दीजिए, पनिशमेंट दीजिए, तो ये भी नहीं करना है। थर्ड उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध एंड फोर्थ सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। देखिए, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा गया कौन सा निम्नलिखित में से क्या ज्ञान का जो सार्थक संरचना की प्रक्रिया है उसका एक पहलू है। तो ज्ञान का आप सार्थक संरचना कब करते हैं? आप मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन कब करेंगे अपने नॉलेज का? जब आपके आसपास समाज मिलेगा, तभी तो आप उनसे कुछ सीखेंगे, आप अपना कुछ सिखाएंगे, तभी तो आपके मीनिंगफुल कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशंस इज। कॉग्निशन और इमोशन का रिलेशनशिप कैसा है? ठीक है, संबंध कैसा है उसका? ए बता रहा है यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक तरफ से, एक दिवसीय है। इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन, जो संवेग होते हैं वो संज्ञान को प्रभावित करते हैं। मतलब इसका है कि संज्ञान संवेग को प्रभावित नहीं करता। ठीक, सीधा सही मतलब है। बी है यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक दिशी है। कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस। अब इसमें कहना है कि जो संज्ञान है वो संवेगों को प्रभावित करता है। ठीक है। सी है बाई डायरेक्शनल, द्विदिशी, अ डायनामिक इंटरप्ले बिटवीन बोथ। मतलब ये कह रहा है कि दोनों तरफ से एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है, दोनों के ही बीच। मतलब ये जो इमोशंस हैं और कॉग्निशन, दोनों के ही बीच एक ऐसी क्रिया हो रही है। ठीक है, पारस्परिक क्रिया हो रही है। एंड डी है इंटरडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं। मतलब किसी, ना तो संवेग को संज्ञान से कोई मतलब है, ना तो संज्ञान को संवेग से कोई मतलब है। मतलब कॉग्निशन और इमोशन दोनों ही अलग अलग पार्ट हैं, ये कह रहा है। तो यूनिडायरेक्शनल ये तो नहीं है और इंडिपेंडेंट ये भी नहीं है, वही बात हो गई। सी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाता है कि ये दोनों क्या है, पारस्परिक क्रिया होती है दोनों के बीच में। ठीक है, बाई डायरेक्शनल होते हैं दोनों। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्लास करते हैं यहीं पे एंड और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।